मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी, नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानने लगी? क्या कभी तकनीक और निवेश के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया के सबसे विकसित देशों को अपने यहां निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है? क्या इंडो पैसिफिक की बदलती तस्वीर में भारत अब सिर्फ एक शक्ति भर नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें खुद भारत के साथ खड़े होने की होड़ में दिखाई दे रही हैं? दरअसल जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिवसीय भारत दौरे पर है और इस दौरे ने सिर्फ भारत जापान रिश्तों को ही नहीं बल्कि एशिया की रणनीतिक राजनीति को भी नई दिशा देने का काम किया है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच हुई वार्ता में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, रक्षा, सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा, निवेश, स्टार्टअप, रिसर्च और इंडो पैसिफिक सहयोग जैसे कई अहम क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन कहकर के संबोधित किया, तो वहीं ताकाइची ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हुए दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। लेकिन सवाल सिर्फ इस आत्मीय संबोधन का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल जापान भारत को अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मान रहा है? आखिर क्यों जापान अगले 10 सालों में भारत में रिकॉर्ड तोड़ निवेश की तैयारी कर रहा है? क्यों सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम कंप्यूटर, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य की तकनीकों के लिए भारत को चुना जा रहा है? और क्या यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 1 दशक की विदेश नीति का परिणाम है जिसने भारत की वैश्विक साख को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है? आज की इस दी अदर साइड की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे भारत जापान शिखर सम्मेलन में क्या क्या बड़े फैसले हुए, कौन कौन से समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए, भारत को इससे कितना आर्थिक और रणनीतिक फायदा मिलेगा और आखिर क्यों पूरी दुनिया अब भारत को भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखने लगी है। भारत और जापान के बीच आयोजित 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता में आर्थिक, रणनीतिक, तकनीकी और रक्षा सहयोग को लेकर मजबूत बनाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी रोडमैप तैयार किया है जिसके तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल्स और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। आने वाले सालों में दोनों देश भविष्य की तकनीकों के विकास पर साझेदार बनेंगे। बैठक के दौरान इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव की भी घोषणा की गई। इसके तहत भारत में लगभग 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद्य संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ गोबर्धन योजना को भी नई गति मिलेगी। दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी निर्माण, न्यूक्लियर एनर्जी, रिसर्च, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और रक्षा सहयोग को भी नई दिशा देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ऑटोमोबाइल सेक्टर की सफलता को अब एविएशन, शिप बिल्डिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। इसके साथ ही दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 10 सालों में जापान का भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। दूसरी ओर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा
कि भारत और जापान एशिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और दोनों देश किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव या बलपूर्वक यथास्थिति बदलने की कोशिशों का मिलकर विरोध करेंगे। यानी ये यात्रा केवल कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था में भी भारत और जापान की साझा भूमिका तय करने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गई। भारत जापान संबंधों को नई ताकत। 16वां भारत जापान शिखर सम्मेलन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी रोड मैप तैयार, 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य, सेमीकंडक्टर और एआई पर बड़ा सहयोग, 1000 बायोगैस प्लांट की घोषणा, रक्षा और इंडो पैसिफिक सहयोग मजबूत। लेकिन भारत और जापान के बीच हुए ये समझौते केवल निवेश के आंकड़े भर नहीं है, बल्कि बदलते हुए वैश्विक शक्ति संतुलन की एक नई तस्वीर को भी पेश करते हैं। कुछ साल पहले तक भारत को अक्सर एक उभरते हुए बाजार के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और विकसित देश भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक सप्लाई चेन का सबसे अहम केंद्र मान रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदला? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक के दौरान अपनाई गई विदेश नीति है, जिसमें भारत ने हर बड़े देश के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई दी है? आज भारत अमेरिका के साथ भी रणनीतिक साझेदार करता है, रूस के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखे हुए, फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, मध्य पूर्व देशों के साथ आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे और अब जापान के साथ भी हाईटेक टेक्नोलॉजी और निवेश के क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देख रही है जहां राजनीतिक स्थिरता, देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उपभोक्ता बाजार है, और सबसे महत्वपूर्ण भरोसेमंद नेतृत्व है। इसी भरोसे का परिणाम है कि जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्था अब भारत में अगले 10 वर्षों के लिए रिकॉर्ड तोड़ निवेश की योजना बना रही है। लेकिन निवेश केवल पैसा नहीं लाता, इसके साथ आते हैं रोजगार, नई फैक्ट्रीज, नई टेक्नोलॉजीज, नए रिसर्च और लाखों युवाओं के लिए नए अवसर। यानी यह साझेदारी केवल दो प्रधानमंत्रियों की मुलाकात भर नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों की आर्थिक दिशा तय करने वाली साझेदारी मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर जापान भारत में इतना बड़ा निवेश क्यों करना चाहता है? किन क्षेत्रों में दोनों देशों ने लगभग 120 सहयोगी समझौते की तैयारी की है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है? भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन केवल राजनीतिक वार्ता तक सीमित नहीं रहा। इसके समानांतर आयोजित इंडिया जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में दोनों देशों के उद्योगपतियों, निवेशकों और व्यापारिक संगठनों ने भी भाग लिया। जानकारी के अनुसार इस साझेदारी के तहत लगभग 120 सहयोग समझौतों पर काम किया जा रहा है। इनका उद्देश्य भारत में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाना, नई तकनीकों का विकास करना और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि अगले 10 सालों में जापान का भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन से अधिक होना चाहिए। ये निवेश भारतीय विनिर्माण क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक इंडस्ट्री और रोजगार सृजन को नई गति दे सकता है। बैठक में सेमीकंडक्टर निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑटोमोबाइल, बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन एविएशन, शिप बिल्डिंग, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल इनोवेशन जैसे अनेकों क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल इंटर्नशिप और टैलेंट मोबिलिटी को प्राथमिकता देने का फैसला किया, जिससे भारतीय युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने की संभावनाएं हैं। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश सहयोग को भविष्य की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन को विविध बनाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। ऐसे में भारत अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था, कुशल मानव संसाधन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक ढांचे के कारण एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरा है। यानी ये साझेदारी केवल वर्तमान की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत जापान आर्थिक साझेदारी, 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य, लगभग 120 सहयोगी समझौते, एआई और सेमीकंडक्टर पर फोकस, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी टेक्नोलॉजी,
स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट। लेकिन भारत और जापान के बीच हुए ये समझौते केवल व्यापार या फिर बिजनेस और निवेश तक सीमित नहीं है। इनके पीछे बदलती हुई वैश्विक राजनीति की भी एक बड़ी कहानी छिपी हुई। आज दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सप्लाई चेन की सुरक्षा, सेमीकंडक्टर की उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का संतुलन वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत और जापान का लगातार करीब आना केवल दो देशों की दोस्ती नहीं है, बल्कि एशिया के रणनीतिक भविष्य का भी संकेत माना जा रहा है। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी विदेश नीति को नई दिशा देने की कोशिश की। भारत ने एक ओर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर रूस, खाड़ी देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी अपने संबंध बनाए। विदेश नीति के विश्लेषकों के अनुसार इस बहुआयामी दृष्टिकोण ने भारत की कूटनीतिक भूमिका को पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली बनाया है। इसी बदलती भूमिका का असर अब निवेश, तकनीक और वैश्विक साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आज जापान केवल भारत में निवेश नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की तकनीकों के विकास में भी भारत को अपना प्रमुख साझेदार बना रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र भारत और जापान के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी से एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में जापान की भूमिका आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? भारत और जापान के संबंध पिछले कई सालों से मजबूत रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और व्यापक हो गई है। विशेष रूप से हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, मुक्त और नियमित आधारित नौवाहन तथा आर्थिक सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार समन्वय बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने अपनी वार्ता के दौरान इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP नीति और भारत की महासागर पहल को दोनों नेताओं ने एक दूसरे का पूरक बताया। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, संपर्क, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने का सहमति भी बनी। बैठक में रक्षा सहयोग बढ़ाने, रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी, संयुक्त अनुसंधान, उच्च तकनीक, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अगले साल भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होंगे। इस अवसर पर दोनों देश संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, अनुसंधान और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी सहयोग की नई गति देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि जापान की तकनीकी क्षमता और भारत की डिजिटल तथा सॉफ्टवेयर की सोच का मेल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सकता है। इसी के साथ भारत और जापान ने यह भी संकेत दिया है कि बदलते वैश्विक आर्थिक और सामरिक माहौल में दोनों देश अपनी विशेष रणनीति को बढ़ावा देंगे और वैश्विक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी ये यात्रा केवल वर्तमान के समझौते तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत और जापान के बीच आर्थिक, तकनीकी, रणनीतिक सहयोग के नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। भारत जापान की रणनीतिक साझेदारी, इंडो पैसिफिक में साझा सहयोग, समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर, FOIP और महासागर पहल, रक्षा और हाईटेक सहयोग, AI, साइबर और रिसर्च में साझेदारी, भारत जापान संबंधों के 75 साल पूरे। तो आपको सनाए ताकाइची और नरेंद्र मोदी के बीच हुई इस वार्ता को लेकर के क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से ताकाइची को अपनी छोटी बहन कहा और ताकाइची ने उसी तरीके से जवाब देते हुए प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई समझा, आपको इस रिश्ते को लेकर के भी क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।